चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं टारगेट जेके एग्ज़ाम्स, वहाँ पे जेके पीएससी 2023 की टेस्ट सीरीज़ और क्रैश कोर्स उपलब्ध है, अवेलेबल है। वो आप जाके एनरोल कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ में। जेके एस प्रीलिम्स 2023 के लिए सी सेट का कोर्स अवेलेबल है और स्पेसिफिकली अगर इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह कोर्स को लेना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से जाके टारगेट जेके एग्ज़ाम्स, और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। गोपाल इज वेलकम टू टारगेट जेके एग्ज़ाम्स। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अजू कुंडल जी, जिन्होंने अभी रिसेंटली जेकेएस सिविल सर्विसेज 2022 में रैंक 160 प्राप्त किया है और आज उनसे बात करेंगे। आज तो सबसे पहले मैं सबको हेलो बोलूँगा और मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। माय नेम इज़ डॉक्टर अजू कुंडल। आई हैव डन ग्रेजुएशन इन बैचलर ऑफ साइंस फ्रॉम यमुनानगर, हरियाणा। तो रिसेंटली जो जेकेएस का एग्ज़ाम हुआ है वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और लकीली और हार्ड वर्क से ये मैं पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहा और मेरे पेरेंट्स ने इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सब यूट्यूबर्स को, क्योंकि मेरी जो मेन सोर्स था वो यूट्यूबर्स ही थे। क्योंकि जैसा कि सर ने भी मेंशन किया है काफ़ी बार के लिए, तो मैंने ये तो एग्ज़ाम दिया था ये बिना किसी कोचिंग के दिया था। तो थैंक यू। अब आप ये स्ट्रेटजी बताएं जो भी एस्पिरेंट अभी देख रहे हैं एग्जाम, जैसे कि भी बहुत सारी पीडी हमने डाली थी टेलीग्राम चैनल पे भी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को टारगेट जेके एग्जाम्स। वहाँ पे आपको जो भी कंटेंट मिलता रहता है। अभी सर बच्चों का ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी प्रीलिम्स 8 अक्टूबर को है, बिल्कुल पास में है, और प्रीलिम की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ये बच्चों के कुछ क्वेश्चन है। और स्पेसिफिकली पहले हम देखेंगे 8 अक्टूबर को जो एग्जाम आने वाला है प्रीलिम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम साथ में करंट अफेयर का किसी ने पूछा है कि इन्फॉर्म अस दैट व्हिच important component is to be focused more and how to deal with the current affair and how to approach the CSAT। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस कंपोनेंट को प्रीलिम में जो आने वाला है 8 अक्टूबर को, स्टूडेंट्स को किस कंपोनेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी। जी सर, जैसे कि सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि इस सिलेबस के 2 पोर्शन होते हैं, एक तो स्टैटिक पोर्शन आ गया, एक आ गया करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा स्टैटिक पोर्शन के साथ। जैसे कि स्टूडेंट्स ने पूछा है अभी के लास्ट के जो 40 से 45 डेज बचे हैं, इसमें हम स्टैटिक में किसको प्रेफर करें। तो मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि इट वेरीज अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो अगर किसी को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या उसका अपर हैंड है, तो सबसे पहले उसको कंप्लीट करना। जैसे कि मेरा जो अपर हैंड था वो पॉलिटी और इकॉनमी में था, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को कवर करता था। उसके बाद मेरी, क्योंकि हिस्ट्री में मुझे अच्छी पकड़ थी, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि इन 3 सब्जेक्ट्स को मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूँ और रिवाइज भी अच्छे से कर लूँ। फिर उसके बाद जो बाकी के सब्जेक्ट थे जैसे साइंस हो गई या फिर बाकी के सब्जेक्ट्स हो गए, तो उनको मैं करता था। लेकिन ज्योग्राफी तो खासकर मेरा वीक था, अगर मैं मतलब बाकियों के कंपैरिजन में कहूँ, क्योंकि बीइंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, हालांकि मैंने उसको एक्सटेंसिवली कवर किया था जितना मैं कर सकता था, लेकिन फिर तो मैं कहूँगा कि वो एक मेरा वीक पॉइंट था। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें आपका अपर हैंड है। तो एटलीस्ट उन 3 सब्जेक्ट्स को टारगेट करो जो आपके अच्छे हैं, जिनकी आपकी पकड़ अच्छी है। पहले उनको अच्छे से कवर कर लो, ताकि अगर 50% उनमें से आता है तो आप एटलीस्ट उसमें से 30% अच्छे से कर पाओ। फिर जो रिमेनिंग जो 50% बचता है उसको आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सर जैसे कि आपने बोला कि जो आपका अपर हैंड है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी की ग्रेजुएशन बीए में हुई है तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी रखा, हिस्ट्री रखा, ज्योग्राफी रखा, तो मेनली आपका कहना मतलब है कि उसी एरिया पे फोकस करें जिसमें हमारा ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि वो आपका अपर हैंड रहेगा। जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी के 15 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन पॉलिटी सोर्सेज हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेजरली आपने किस कंपोनेंट पे, जिस स्टूडेंट ने पूछा है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किस पे अभी फोकस करना चाहिए, तो जैसा सर ने अभी बताया कि पॉलिटी सबसे पहले, उसके बाद अपना पॉलिटी तो छोड़ ही नहीं सकते आप, पॉलिटी के बिना तो सिलेक्टेड नहीं, सिलेक्शन है ही नहीं, तो पॉलिटी आप नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात ये है कि आप इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को कंबाइन करके पढ़िए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहेगा। सोर्सेज हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में जैसे हिस्ट्री बोला सर ने, तो हिस्ट्री हो गया, साइंस एंड टेक आ गया। अब वो साइंस एंड टेक जैसे जनरली जेकेएसएससी के लिए लूसेंट वगैरह पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन वो यहाँ पे काम आती ही नहीं है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बिल्कुल साइंस की लेटेस्ट डेवलपमेंट है,
होनी चाहिए। जैसे सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, सबसे पहले सोर्स हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रहना चाहिए अभी स्टूडेंट को, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि स्टूडेंट लूसेंट पढ़ लेते हैं, जो मार्केट में एक तो किताबें आती हैं, लेकिन जनरली अगर आप जेकेएस का हम 2022 का या 21 का पेपर देखें, वहाँ पे साइंस किस तरीके से आई और क्या सोर्सेस रहना चाहिए स्टूडेंट को। सर कुछ तो देखिए हमारे पास सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पास हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं, अच्छी बुक्स। जैसे अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो हर एक बच्चा लक्ष्मीकांत पढ़े हो, क्योंकि वो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है, उसको जैसे कि बाइबल ऑफ पॉलिटी कहा जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइंस एंड है, जिनकी कोई अच्छी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हालांकि कुछ बुक्स हैं और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी हैं, पर मैं उनको किसी भी वे में कंप्लीट नहीं करूँ। तो अगर मेरी आप स्ट्रैटेजी पूछो या फिर मुझे अगर मेरी सजेशन देना चाहो, तो मैं ये बोलूँगा कि बेसिक साइंस को ज़रा पीछे कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, खासकर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हो गई, जैसे एआई हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर स्पेस हो गया और डिफेंस हो गया, इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और रिसेंटली जो ट्रेंड्स देखे गए हैं जो जेकेएस वाले, जेकेपीएससी में ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। तो इसके लिए आप एक तो पीटी 365 की कंपाइलेशंस पढ़ें, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मिल्की मैगजीन से कवर हो जाएगा, और जो स्टैटिक है इसका वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की कंपाइलेशंस पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से बुक्स से ज़्यादा बेटर हैं तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की कंपाइलेशन। सर अभी जैसे कि आपने बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मेनली सर का कहना यही है कि पीटी 365 करंट अपडेटेड है, तो करंट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं एक रिकमेंड करूंगा आपको कि एक कंप्यूटर साइंस की एक बुक आती है, उसमें जैसे ये सर ने अभी बोला क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, वर्चुअल रियलिटी आ गया, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे क्वेश्चन आए, तो ये सिर्फ एनसीईआरटी से डायरेक्टली दिखते हैं हमें। तो वो कहीं ना कहीं किताब की मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया हुआ है, फ्री की पीडीएफ दी हुई है, उसमें से क्वेश्चन निकलते हैं। और देखिए आप वो 2022 में भी आए हैं, 21 में भी आए हैं, और वो एक तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में करंट अपडेटेड के लिए पीटी पढ़नी है। जैसे सर ने बोला पीटी 365 पढ़नी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसमें सारा करंट अपडेटेड है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। साथ में सर मेनली करंट अफेयर के लिए किस किस कंपोनेंट पर फोकस करना चाहिए, मतलब जैसे इन्वायरमेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी है, और बाकी किस पे करना चाहिए। देखिए जैसे हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स उसका नहीं है या फिर ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स नहीं है। जैसे हमने जोशीमठ में क्राइसिस देखा था, तो ये ज्योग्राफी के रिलेटेड करंट अफेयर्स था इन्वायरमेंट, तो आप उसको भी बिल्कुल स्टैटिक सब्जेक्ट में ही समझ सकते हो। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आपको वो कवर करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें करंट अफेयर्स का ज़्यादा रोल है कंपेयर इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। जैसे कि सर हमने आपने कल मेंशन किया साइंस एंड टेक के बारे में, और एनवायरनमेंट हो गया और इकोनॉमी, इन तीनों को आपने करंट अफेयर्स थॉरोली करना है। बाकियों में आप थोड़ा डीप लेके थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं जितना आप करना है। तो सर हमारा करंट अफेयर वाला क्वेश्चन हो गया। साथ में हमने डिस्कस किया कि पॉलिटी स्टैटिक है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। पीटी 365 तीन के लिए, एक एनवायरनमेंट, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक इकोनॉमी, इन तीनों के लिए करंट पीटी पढ़नी इंपॉर्टेंट है, जैसे सर ने भी बोला। साथ में जो पॉलिटी है, पॉलिटी तो स्टैटिक ही है, लक्ष्मीकांत पढ़नी ही पढ़नी है, वो इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 3 से 4 रिवीजन होनी चाहिए, उसकी ना इतनी तो होनी चाहिए। उसके साथ साथ में अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आज की डेट में अगर मेरे को कोई अगर पूछे तो मैं एक ही जवाब बोलूंगा कि करंट क्या है हिस्ट्री का, हिस्ट्री में करंट कैसे पूछा जाता है। तो उसमें सिर्फ 2-3 चीजें जो न्यूज में रहती है, जैसे अभी सर ने बोला जोशीमठ केस, वो मेंस में क्वेश्चन आया था 2022 में, तो वो न्यूज में था, लेकिन सिलेबस में कहा है जीएस 3 में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, वो सिलेबस में ऑलरेडी दिया हुआ है, सबसिडियरी अर्थक्वेक का दिया हुआ है, वो सारी चीजें दी है, लेकिन रिलेट करके हमें चीजों को चलना है उस तरह से। जैसे अभी बात करें आगे हम, जैसे अभी आदित्य एल मिशन, चंद्रयान मिशन अभी जैसे न्यूज में, इसके बारे में आप देखिए चंद्रयान मिशन या फिर आदित्य एल1 मिशन अभी स्पेस में अगर जा रहा है तो अचीवमेंट है क्या, सिलेबस में कहाँ, सिलेबस में जीएस 3 में इंडिया की अचीवमेंट स्पेस में कहाँ कहाँ है, तो वो कहीं ना कहीं आपका आता है। तो मेनली ये रहता है कि आपने ये सारी चीजें पढ़नी है। अगर आप आदित्य एग्जाम्पल लेके चलते हैं साइंस टेक्नोलॉजी का, चंद्रयान पढ़ रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपका वो भी आना चाहिए आपका कि स्पेस लॉन्च व्हीकल कौन सी है, और जो बाकी जैसे इसरो ने लॉन्च किए मिशन, चाहे वो मून के लिए किए हैं, मार्स के लिए किया, अभी सन के लिए कर गया आदित्य एल1, तो लैग्रेंज पॉइंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अलग अलग कंट्री के वो है, अभी वैक्सीन वगैरह जो थी वो न्यूज में थी, वो भी पूछा गया है। तो करंट का हमने कवर कर दिया ऑलमोस्ट कि कैसे कैसे करना, स्टैटिक में क्या है, हिस्ट्री में वर्ल्ड हेरिटेज साइट न्यूज में, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट आ सकता है और इस बार भी चांसेस है उसके आने के। अब सर बात करेंगे सी सेट के बच्चे ने पूछा कि सी सेट कैसे सर अप्रोच करें, और एक क्वेश्चन आया कि
पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करें या फिर मैथ्स और रीजनिंग को करें, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी सर, एक्चुअली सीसैट की अगर हम ट्रेंड्स देखें तो उसका जैसे यूपीएससी का भी था और अब ट्रेंड बदलने लगा। तो मुझे लगता है कि पुराने सोर्सेज को रेफर ना कीजिए, तो अब आपको स्ट्रेटजी सीसैट की दोबारा से बनानी पड़ेगी। अगर हम रफली देखें तो 3 सेक्शन हैं सीसैट में। एक तो आ गया ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, एक आ गया आपका रीजनिंग और एक आ गया मैथ्स। तो मैं ये बोलूँगा जैसे अपना अपना ऑप्शनल होता है और बैकग्राउंड होते हैं ग्रेजुएशन के, उसी हिसाब से कुछ बच्चों का अगर हम देखें तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो बच्चे मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करें। अब जैसे मैं मेडिकल बैकग्राउंड से था, तो हमारा मोस्टली ये होता है कि मैथ्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि 3 में से 2 सेक्शन को अच्छे से करनी है। वो उसमें आ गई एक तो कॉम्प्रिहेंशन आ गई और एक आ गई रीजनिंग। तो उसमें मेरा ये होता था कि मुझे शायद मैथ में जाने की ज़रूरत ही ना हो, मैं दूसरा ऑप्शन इनकम करती थी। तो बाकी मैथ्स को ये है कि थोड़ा बहुत देख लेता है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 3 में से 2 जो सेक्शंस हैं उनको उठाइए जो आपकी स्ट्रेंथ है, और उन दोनों को अच्छे से करिए, क्योंकि ये जो सीसैट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ये आपको ये ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए या फिर अगर आप बोलो कि आप अपनी जीएस को दाव पे लगा के इसमें ज़्यादा मार्क्स के लिए जा रहे हो, तो वो उतना ज़्यादा एलिमेंट नहीं है। मेरे हिसाब से अपने 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करें और तीसरे पे आप नॉर्मल काम करके निकाल सकते हैं। सर ने मेनली यही बोला कि 3 कंपोनेंट है, एक तो कॉम्प्रिहेंशन है पैसेज वाला पार्ट, और 50% सिलेबस वही आता है कॉम्प्रिहेंशन में, 50% वही है, 50% सिलेबस रीजनिंग और मैथ्स का है। तो आपने ये चैनलाइज करना है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, देन गो फॉर द कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप गो फॉर द मैथ्स और रीजनिंग के लिए। तो वो डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट की किस तरीके से हमने उस चीज़ को हैंडल करना है, टैकल करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सीसैट कैन मेक और ब्रेक योर अटेम्प्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सीसैट पढ़ के जाना है, क्योंकि आज तो ये क्वालिफाई है, लेकिन पिछली बार भी अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि पिछली बार काफी बच्चे आउट हुए सीसैट से। तो मेन ये भी है कि सीसैट को लाइटली ना। अब सर हम बात करेंगे, ये हमने डिस्कस कर दिया प्रीलिम जो पास आ रहा है, कि मेनली हमने कैंडिडेट को करंट अफेयर के बारे में बोल दिया कि स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना इंपॉर्टेंट है रेदर देन करंट भी पढ़ना। जैसे मेरे को याद है एक चीज़ और भी आ गई कि इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ चीज़ें न्यूज़ में, तो वो उसके लिए आप कैसे बताएंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे मैं आप आपको बताऊँ, जैसे कि 6 सेक्शंस हैं हमारी प्रीलिम्स की सिलेबस में, उसमें अगर आप रफली देखोगे तो आईआर कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो आईआर एक बहुत बड़ा रोल इम्पॉर्टेंट जो है वो प्ले कर रहा है। वो हालांकि ज्योग्राफी में ही आ जाता है अगर आप उसको देखोगे, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आईआर को एक एडिशनल चीज़ लेके मत पढ़ो, आईआर को एक प्रॉपर सब्जेक्ट मान के चलो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल G20 की समिट इंडिया में हो रही है, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की समिट इंडिया में हो रही है, तो फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि G20 पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रिक्स आ गया, ब्रिक्स का क्वेश्चन पिछली बार आया था, ब्रिक्स आ गया, फिर हमारे पास बिम्स्टेक वगैरह आ गई, तो या फिर सार्क इज अ डेड ऑर्गेनाइजेशन आई विल से, क्योंकि 2014 के बाद उसकी मीटिंग हुई नहीं है ड्यू टू सम रीजन। और अभी इस समय जो G20 G7 और ये बिम्स्टेक आ गया, ब्रिक्स आ गया, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो अलग से भी है, तो वो एससीओ भी इंडिया होस्ट कर रहा है, वासेनर अरेंजमेंट को इंडिया होस्ट कर रहा है। हाँ, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप अपनी थोड़ी सी जर्नी बताइए कि किस तरीके से जर्नी रही आपकी, बीडीएस कब की आपने और किस फील्ड में आपका कैसे रुचि है? जो मेरी बेसिक स्कूलिंग हुई है वो अपने ही एरिया में हुई है उनसे में। तो उसके बाद प्लस टू मैंने उधमपुर से की। उसके बाद मैं बैचलर ऑफ लैंग्वेज सर्जरी के लिए मुझे चला गया 5 साल वहाँ पे के बाद 2018 में मैं पास हो गया। तो जो उसके बाद मेरा पहले तो मैं लैंग्वेज सर्जरी नहीं रहा इसी फील्ड में, मैं थोड़ी करता रहा, लेकिन दुनिया को बताने के लिए तो हम काफ़ी कुछ बोलते हैं कि हमें इस सोसाइटी में चेंज लाने की या ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपना ही देखना होता है कि सोसाइटी में चेंज हम कर लाएंगे तो हम अपनी फैमिली में चेंज लाते हैं। तो काफ़ी स्ट्रगल थी उस फील्ड में भी, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी कॉम्पिटिशन है, और आपको इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए काफ़ी पैसे भी चाहिए, तो इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, तभी आप उस फील्ड में आगे जा सकते हैं। खैर मैं जहाँ तक आगे उसको बढ़ा सकता था मैंने बढ़ाया, लेकिन
जैसा कि मुझे खुद को यकीन था, मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ। पर मैं सिर्फ थोड़ा वेट कर रहा था कि कुछ थोड़ा इकोनॉमिकली स्टूडेंट कर पाऊँ। क्योंकि ये जो जर्नी है सिविल सर्विसेज वाली, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इसका कुछ कह नहीं सकते कि होने को शायद ही नेशनल रैंकिंग हो जाए, लेकिन कई बार जैसे साल भी लग जाते हैं और शायद कहीं भी नहीं होते थे, नहीं होता। हालाँकि मैं यही चाहूँगा कि किसी बच्चे को इतना स्ट्रगल ना करना पड़े, या फिर वहाँ तक ना जाए वो कि इतने साल देने के बाद किसी का ना हो। लेकिन ये हार्श रियलिटी है इस दुनिया की। तो इसलिए मैं चाहता था कि खुद को थोड़ा इकोनॉमिकली भी रहता, तो उस वजह से मैंने डेंटिस्ट्री में पहले परस्यू किया। जो मुझे लगा कि हाँ, मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट हूँ, तो थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट हूँ, अपनी स्टडीज़ को मैं स्पॉन्सर कर सकता हूँ खुद से। क्योंकि बीइंग अ बॉय और मिडिल क्लास फैमिली से होने के बाद एक एज तक ही आप अपने घरवालों को बोल सकते हैं कि आपकी पढ़ाई स्पॉन्सर करो। उसके बाद आपको खुद पढ़ाई देखना पड़ता है। तो जब मुझे लगा कि हाँ, मैं खुद को स्पॉन्सर कर सकता हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि दुनिया रिस्क लेते हैं, रिस्क लेते हैं। 2018 में आपने बीडीएस की और 2018 से लेके अभी तक आप अपनी क्लिनिक भी चला रहे थे और इकोनॉमिक मतलब इंडिपेंडेंट हो चुके थे और पहली अटेम्प्ट आपकी 2022 में हुआ। ओके सर आप कुछ स्टूडेंट की क्वेरी ये थी कि मेंस को जो है जैसे GS1 GS2 GS3 और GS4 उसको कैसे टैकल करें और आपका ऑप्शनल क्या था उसकी भी थोड़ी सी मद्देनजर करें, हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि GS1 2 3 4 और किस पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। आल्दो सिलेबस आपके पास होगा, जब तक सिलेबस नहीं है तो क्या होगा उस कैंडिडेट का जिसने सिलेबस ही नहीं देखा तो उसकी सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होनी, जिसने PYQ नहीं देखे यूपीएससी के। तो इम्पॉर्टेंट है कि यूपीएससी के PYQ देखे। बाकी सर डिस्कस बताएं स्टूडेंट्स को कि किस तरह से GS1 GS2 GS3 और GS4 पढ़े मेंस के लिए, साथ में आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है तो एंथ्रोपोलॉजी के भी बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करें। तो मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैंने ज़्यादातर टॉपर स्टार देखे हैं या फिर उनके बारे में मैंने देखा है यूट्यूब पे। तो ज़्यादातर जो होते हैं टॉपर्स वो बात करते हैं इंटरव्यू की या फिर प्रीलिम्स की, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा डिफरेंसेस है। मुझे लगता है कि ये जो एग्ज़ाम है ये 70% इसकी जो वेटेज है वो मेंस है, तो 20% मैं बोलूँगा प्रीलिम्स और 10% बोलूँगा इंटरव्यू। हालाँकि बाकी बच्चों की अलग-अलग इससे हो सकता है कि उनका अलग रहे, लेकिन मेरे ये पर्सनल जो थॉट्स हैं। और अगर मैं मेल्स की बात करूँ, क्योंकि फीमेल्स सिर्फ एक आइलैंड ग्रुप है और वो सिर्फ एक जैसे मूवी का ट्रेलर होता है, वो एक ट्रेलर है। आगे आपको सही मूवी दिखने वाली है कि मेल्स क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली मेल्स ही आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेगा। इंटरव्यू आपको रैंक देगा, तो प्रीलिम्स ये डिसाइड करेगा कि आप ये जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं कर सकते। लेकिन ये जो जर्नी है ये है ही मेंस। तो अब मेंस पे आते हैं, तो अगर आप मेरी जर्नी जानना चाहें तो मैंने मेंस के लिए भी मैंने रोज कहीं से कोचिंग नहीं ली है, ये सब कुछ सेल्फ स्टडी से था। तो मैं स्पेशली लेकिन सेल्फ स्टडी में मैं यूट्यूबर्स को थैंकफुल हूँ, क्योंकि उनकी काफ़ी मदद करी है मुझे। तो ये GS1 2 3 और 4 जैसा कि सबको पता हो 4 सेक्शन से 2 आ गए हमारे ऑप्शनल के पेपर और 2 आ गए इंग्लिश का और 1 आ गया ऐसे। तो मैं ये बोलूँगा कि खास तौर पे आप जब अपना ऑप्शनल चुनते हैं, क्योंकि GS1 2 3 4 जो है ये सबके लिए है, ठीक है? ये चाहे आपकी वीकनेस है या स्ट्रेंथ है, ये हर एक बच्चे को लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑप्शनल चूज़ कर रहे हो, वहाँ भी आपको केयरफुली चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम एग्जामिनर को एक ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि दिस इज़ माय स्ट्रेंथ, कि मैं खुद चूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपको आंसर देनी है वो एक एक्सपर्ट की तरह देनी है। वहाँ आप ये नहीं दिखा सकते कि ये मेरे को GS1 2 3 4 की तरह ये क्वेश्चन आ रही है, मेरा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, ये आपने खुद चूज़ किया। तो मैं ये बोलूँगा कि 3 सब्जेक्ट्स अगर मेरी माने तो 3 सब्जेक्ट्स हैं। एक तो आपका आ गया ऑप्शनल, दूसरा आ गया एथिक्स और तीसरा आ गया एसए। मेरे हिसाब से मीन्स में ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। क्योंकि जो ऑप्शनल है वो 500 नंबर का है, क्योंकि 2 पेपर हैं। तो जैसे मैंने बोला कि यू हैव टू आंसर लाइक एन एक्सपर्ट, वहाँ पर आपको बड़े अच्छे से अपने आंसर फ्रेम करना है। और रही बात एथिक्स की, अब इस चीज़ को आप अनफॉर्चुनेट मानिए या जो भी, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है और आजकल के जो युवा हैं, वो थोड़ा इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा जाते हैं और पर्सनल बेनिफिट्स ज़्यादा थोड़ा जैसा मेंशन हो गया है। अब कॉमन गुड के बारे में नहीं सोचते, कभी कभी सोसाइटी में एथिकल जो है अब वो चीज़ थोड़ी कम हो गई है।
और जितना मैं आपको बोलूँ मेंस में हमें एक आंसर लिखने के लिए ऑलमोस्ट 7 मिनट मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लाइफ में आपकी कंपनी कुछ और है और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एग्जामिनेशन में 7 मिनट में एक बहुत ही मतलब डुप्लीकेट आंसर फ्रेम करेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी से डिफर करता है, तो मेरे हिसाब से आप कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, फंस जाओगे। आप क्योंकि 4 एग्जामिनेशन हैं ये सारे भी, तो आप ज़्यादा अनएथिकल नहीं दिखा सकते क्योंकि जैसे हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि नफरत की लहर फैलती है हर जगह पे। तो ये बिल्कुल होना चाहिए बीइंग योर सिविल सर्वेंट। और आपको एक न्यूट्रल सोच रखनी होगी, आपको किसी को भी एक नैरो प्रिज्म में जज नहीं करना है। कि आपको अगर पर्सनली कुछ लगता भी है तो आपको सिविल सर्वेंट की तरह ही सोचना पड़ेगा और आपको कॉमन गुड के लिए सोचना है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं अगर किसी भी पर्टिकुलर तबके से बिलोंग करता हूँ या किसी सेक्शन में हूँ तो मैं उसी के लिए सोचूंगा कि कल को मैं सर्विसेज में जाऊँगा तो मैं उन्हीं को प्रेफर करूँ, ये नहीं हो सकता। और एथिकल जब हम एथिक्स के वैल्यूज भी पढ़ते हैं तो फाउंडेशन वैल्यूज फॉर द वो इसमें जिसमें जैसे ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी, तो वो मेन क्राइटेरिया वही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मेरे से आते हैं ऑलरेडी, मैं ज़्यादा उनको कोर्स नहीं करूँगा पर ये फ्रेंडली सजेशन देता है। ये अगर आप एक ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जो इतना हैप्पी है और अगर वो कोई आपसे चीज़ डिमांड कर रहा है क्योंकि सिविल सर्वेंट अगर आप बनना चाहते हो तो मुझे लगता है जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं एथिकल वैल्यूज, तो मुझे लगता है बाकी सर्विसेज में शायद वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन यहाँ मैं बोलूँगा कि इन चीज़ों को अपनी माइंड सेट में रखना और वैसा हो जाना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा GS1 की बात करें स्पेसिफिकली, सबसे जो मेजरली कंपोनेंट है वो सोसाइटी है। एक तो आ गया हमारे पास हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए आ गया, वो सोर्सेस आप बता देते हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए आपने क्या फॉलो किया, सोसाइटी के लिए आपने क्या किया। मैं GS1 की बात करूँगा, सोसाइटी के लिए आपने कहाँ से पढ़ा और मतलब क्या सोर्सेज रही मेनली, फिर आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए, फिर स्पेसिफिकली अगर बात करें ज्योग्राफी, और ये सारे GS1 में तीनों कंपोनेंट किस तरीके से देखना है। कि जैसा कि मैंने बताया कि मेंस के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो सेल्फ स्टडी में, तो पहले नंबर पर प्रीलिम्स के लिए जो मेंस के साथ ओवरलैपिंग सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे हिस्ट्री मैंने बात की थी तो हिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो इस वजह से मैं अगर सच बोलूँ तो ये मेरा डाटा एंड था तो उस वजह से टाइम का इशू था, तो मैंने हिस्ट्री जो मेंस के लिए पढ़ी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने प्रीलिम्स के टाइम अच्छे से पढ़ी होंगी तो मैं 2 दिन रिवाइज करूँगा चल जाएगा। तो हालाँकि मेरा एक क्वेश्चन उसमें भी डिवीजन में छूटा था, बट छूटा इन द सेंस कि अपनी तरफ से अटेम्प्ट किया था बट मुझे लगता है वो अपना नहीं था। वो ऐसे फॉलो पॉइंट्स जैसे हम होते हैं वो फॉलो पॉइंट्स रहते हैं। तो बाकी सोसाइटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन जो एक दो बुक मार्केट में चल रही है मैंने भी वो खरीदी थी। हालाँकि मेरा रूम जो था वो अगर उसको मिनी लाइब्रेरी बोलते थे, वहाँ पे अगर किसी भी टॉपिक के या किसी भी सब्जेक्ट में आपको या तो किताब चाहिए 3-4 बुक्स निकल जाती थी। लेकिन ये है कि मैं ये बोलूँगा कि मुझे कोई मार्केट में ऐसी बुक नहीं दिखी जो सोसाइटी वाले सेक्शन को अच्छे से कवर करे, तो इसलिए मैंने तो कुछ यूपीएससी टॉपर्स के न्यूज़ थे उनकी कंपाइलेशन वो लिए थे और कुछ अपने से लाइन टॉपर का कितना रोल रहता है, जैसे टॉपर की बात करें अगर, आपने पहले भी जैसे आप कैमरा में बात कर रहे थे, तो इसमें टॉपर जैसे टॉपर की किस टॉपर की आपको मतलब ये जो टॉपर कॉपी है वो देखनी चाहिए, एस्पिरेंट को देखनी भी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, साथ में यूपीएससी की पीवाईक्यू प्रीलिम की हो या मेंस की हो वो देखनी चाहिए एस्पिरेंट को या नहीं। सर पहले भी जैसे आपने मेंशन किया था प्रीलिम के लिए, तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप किसी एग्जामिनेशन में जा रहे हो जहाँ पे सक्सेस रेट इतना कम है, तो सबसे पहले तो अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अच्छे से सोच लो क्योंकि ये जर्नी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होने वाली है। हम चाहे अगर तो आपको कंफर्टिंग लाइफ बता सकते हैं कि हाँ ये 1 साल में हो जाएगा, 1.5 साल में हो जाएगा, लेकिन इसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले इस एग्ज़ाम की कल समझिए, पीवाईक्यूज़ देखिए, वहीं से आपको समझ आएगी कि वो पूछना क्या चाहती नहीं हैं। तो ऐसे सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो स्पेसिफिकली अगर हम जाएँ तो यूपीएससी के पीवाईक्यू आपको पढ़ने पड़ेंगे जेकेपीएससी के लिए। साथ में अगर बात करें टॉपर की, डिस्कस कर रहे थे हम, जैसे GS1 में टॉपर अगर आप बताएँ कि सोसाइटी के लिए भी टॉपर जैसे निशिता आर्य जी हैं और गरिमा मैम है, और जो मैंने मेन टॉपिक को रेफर किया था वो है अनुदीप पुरुषोत्तम जी। उनके ब्लॉग्स हो गए, उनकी बुक्स हो गई, मुझे वो काफ़ी रिलेटेबल लगता था उनका सर। और मैं बोलूँगा कि उनके जो बुक है खासकर
उसमें अगर मैं ऐसे बोलूँ कि पर जीएस की अगर मैं 20 नंबर बड़े होंगे, एक नंबर एक क्वेश्चन से बड़ा होगा, तो मैं बोलूँगा कम से कम 100 से 150 नंबर मेरा उनकी बुक का अनुदीप आंसर गुरु शेट्टी 2016-17 में शायद जी, से उनका हुए। है। उन्होंने एक तो ऐसे के लिए उनकी कंपाइलेशन अच्छी है, वो टॉपर के लिए अभी सर ने जो नाम लिए उनकी टॉपर की कॉपी लेनी है मेंस के लिए, टॉपर की कॉपी को यूज़ करना। अनुदीप गुरु शेट्टी जी हैं जिनके ऐसे की कॉपी यूज़ कर सकते हैं आप, ऐसे की और साथ में सर एथिक्स 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 और ऐसे के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। जीएस 123 में एक सृष्टि देशमुख है, वो एंथ्रोपोलॉजी में भी शायद से उनका ऑप्शन भी था उनका। ऑप्शनल के लिए मैंने अक्षर दे दिए थे अच्छा, तो अब सर जीएस2 में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो डायरेक्टली मैं हिट एरिया बताऊंगा। एक तो इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत है, एक वो है, तो वो तो है ही, वो सब पढ़ते हैं, बट जनरली आईआर के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे एस्पिरेंट्स को? लेकिन जैसे पहले भी मैंने बोला था कि आईआर जो प्रॉपर सब्जेक्ट हो गया, पहले भी सिर्फ एक सब सब्जेक्ट में लेकिन आगे प्रॉपर सब्जेक्ट है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इस बार जो था अगर आप मेंस के लिए चूज भी देखें तो उसमें आप देखिए कि आईआर का बहुत बड़ा है। तो आईआर के लिए मैंने एक बुक रेफर की थी जो शायद अवनीत सिंह जी की है। ग्वालियर में पढ़ाते हैं पहले वो परमीत सिंह। उनकी बुक रेफर की थी पासपोर्ट क्वेश्चन और करंट के लिए जैसे हमने बोला पीटी 365 एक आती है पीटी 365 प्रीलिम्स के लिए, एक आती है पीटी 365 मेंस के लिए, तो दोनों को यूज कर सकते हैं। प्रीलिम के लिए पीटी 365 एक साल की होती है, 365 डेज के लिए, तो वो विजन आईएएस की आती है, एक तो वो यूज कर सकते हैं, दूसरी मेंस के लिए भी पीटी 365 आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है आई थिंक सो। सर का कहना है कि आईआर पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज ए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। जीएस2 में अगर देखेंगे आप, एक तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत वाली जो मेन टॉपिक जो हीट एरिया होता है जो लिखा होता है, जैसे आप फेडरलिज्म लिखा है तो फेडरलिज्म आना चाहिए आपको, पूरा पंचायती राज सिस्टम लिखा है तो डायरेक्टली हिट एरिया है वो आपको आना चाहिए। जैसे आपका रोल ऑफ सोसाइटी, वो हमारे पास रोल ऑफ सोसाइटी जीएस1 में आ गया, लेकिन यहाँ पे आपके पास और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट बन जाती है आईआर के लिए। जैसे अभी G20 समिट है, तो अब 2022 में G20 पे आई थिंक वो क्वेश्चन भी आया था मेंस में, वो क्यों आया, तो सोचिए ना, अगर आया है तो समिट इंडिया होस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है कि हाँ, वो कश्मीर में भी हुई, थर्ड टूरिज्म जो हुई है कश्मीर में, वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। सर जीएस3 के बारे में अगर हम स्पेसिफिक बोले, एक पहले मैं जीएसटी में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा अपनी बेटी के लिए। बच्चे ये बेशक अनफॉर्चुनेट है, बच्चे ये नहीं समझ पाते थे जितना मैंने देख रहा था कि उसको कि वो पॉलिटी में भी प्री वाला पढ़ रहे होते हैं मेंस के टाइम पर। लेकिन मैं आपको ये बोलूँ कि प्री और मेंस के सिलेबस में ज़मीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे उनको भी पता है कि इतना सिलेबस है ज़्यादा, तो वो रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ें नहीं पूछेंगे और जैसे प्रीलिम्स में आती हैं। वो वहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहते हैं कि आपकी चीज़ों को लेके क्या पर्सपेक्टिव है, और जब चीज़ों को पढ़ें, उनको एनालाइज करें और उनके लिए अपने व्यू पॉइंट रखें, अपने ओपिनियन। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल समझने से नहीं होगा, यहाँ पे आपको थॉट प्रोसेस। सर जीएस3 में अगर मेनली बात करें सिलेबस में डायरेक्टली इकोनॉमी के कुछ टॉपिक दिए हैं तो डायरेक्टली हम पढ़ सकते हैं, उसमें आप जीएस3 में स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे जीएस3 के लिए? जीएस3 में इंटरनेट सिक्योरिटी एक मेजर रोल प्ले करेगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए मैंने जो बुक रेफर की थी वो थी अशोक कुमार जी की, वो शायद फॉर्मर आईपीएस हैं, तो बहुत अच्छी बुक लगी मुझे उनकी। वो एक्सपेंसिव जगह हो गया था, बाकी जैसे कि हमने उसके लिए पॉइंट के लिए बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। बाकी इकॉनमी के लिए मैं बोलूँगा कि ऑनली आईएएस के जो नोट्स हैं तो वो काफ़ी अच्छे हैं, और बाकी बाजीराम हो गया या फिर रीजनल आइडियाज़ के हो गए, तो डिपेंडिंग ऑन कि मतलब आप मेरे हिसाब से पहले डायग्राम से कोई नोट्स डाउनलोड कर लीजिए कि जो आपको सूट कर रहा है कि वो अच्छा है। सर जीएस4 पे जाएंगे एथिक्स की, तो एथिक्स के लिए एक तो केस स्टडी आता है और 50% सिलेबस हमारा केस स्टडी का है और एक 50% थ्योरी स्टैटिक पोर्शन है। डायरेक्टली बुक कौन सी रिकमेंड करेंगे आप? जी, जैसे कि मार्केट में लैक्सिकॉन चलती है, लैक्सिकॉन मैंने बोली कि मैंने एक बार पढ़ी है, लेकिन मुझे वो उतनी बेटर नहीं लगी। हालाँकि बाकी स्टूडेंट्स को लग सकती है, मैं किसी का भी पॉइंट नहीं लगूँगा, लेकिन मुझे उतनी बेटर नहीं लगी। मैंने एक तो ऑनलाइन इसके नोट्स थे, बाकी खुद के अपने नोट्स थे और कुछ टॉपर्स की कॉपीज़ भी वहाँ से किया था। और जो केस स्टडीज़ के लिए अपाला मिश्रा मैम के नोट्स हैं, तो वो कुछ मुझे लगा 100-200 पेज के हैं, तो वो मैंने मंगवाए थे, तो वो बैठे हैं।
आई थिंक वो सफिशिएंट है, आपको उससे बाहर कोई तो लुकमान आईएएस करके भी है, उनके भी उनके नोट्स मैंने खुद भी पढ़े थे, काफ़ी अच्छे उनके नोट्स। हाँ, पीडीएफ से रेफर कर सकते हैं। मतलब टेस्ट सीरीज़ उनकी लुकमान आईएएस की टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी हाँ, ये ये तो अच्छी मैंने रहती है। टेस्ट सीरीज़ की थी अच्छा, प्रीलिम्स में, अच्छा। तो शायद हो भी सकती है उनसे, तो अपनी इन्फॉर्मेशन। सर अब एंड में बात करेंगे ऑप्शनल की। तो ऑप्शनल आपका एंथ्रोपोलॉजी है और उसमें पेपर 1 पेपर 2 में किस तरीके से डील करना है और कौन-कौन सा आपने कंटेंट जो है वो कहाँ से पढ़ा था वो बताइए? जी, जो मेरा मेन सोर्स ऑफ रेफरेंस था इसमें वो थे फाजिल अहमद रवि के नोट्स थे, उनकी 3 बुक्स आती हैं, जो मैंने मंगाई थी वो मैंने अच्छे से कवर की थी। बाकी एक जो बुक थी अंदर एंड अंदर जैसे आगे वो भी मैंने रेफर की थी, और बाकी कुछ टॉपिक्स जैसे मैंने बोला है आंसर राइटिंग जो टॉपिक्स हैं वो आप ज़रूर रेफर करते रहिए। जब भी आप आंसर लिख रहे हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितना टाइम है, तो जो भी आप आंसर लिख रहे हैं मेरे हिसाब से वो आप क्रॉस चेक करें किसी टॉपर्स के साथ कि उन्होंने वो आंसर कैसे लिखा है। अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छे से चल रहे हो, उसी लाइन से चल रहे हो, देन यू आर ऑन ए गुड ट्रैक और आपको थोड़ी-थोड़ी इम्प्रूवमेंट करके होगा। लेकिन अगर आप ऑलटुगेदर उनके आंसर कहीं और जा रहे हो और आपके आंसर कहीं और जा रहे हो, तो फिर आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी ये है कि इसके लिए टेस्ट सीरीज़ में ये बोलने का कि हाँ, थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। तो ये डिपेंड करता है कि किसका कौन-सा टाइम है और किसके पास कितना टाइम है। सर ये अक्षय जैन जी की बुक आई है, क्या उसको रेफर किया आपने? जी, मैंने उनको जो डायग्राम्स वगैरह हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एंथ्रोपोलॉजी के लिए यूज़ किया उसको। ये मैंने एक्चुअली जो जो उनके ये थे आंसर राइटिंग टॉपिक्स थे वो रेफर किए थे। अक्षय जैन जो टॉपर रहे हैं पीछे उनकी एक किताब है मार्केट में एंथ्रोपोलॉजी की। एक सृष्टि देशमुख की भी बुक आई है उनकी भी उनकी मैम की भी बुक आई है। तो वो रेफर कर सकते हैं एज़ पर जो सर बोल रहे हैं कि इन्होंने भी यूज़ किया उसको, तो वो एंथ्रोपोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर बोले कि बच्चों को ये दिक्कत आती है कि ऑप्शन कौन सा लें और एंथ्रोपोलॉजी का ऐसा है कि जैसे 2-3 महीने में खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये बता दीजिए कि 2 महीने में अगर 3 महीने में कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसने नहीं पढ़ा है, तो अगर वो पढ़ना चाहे तो क्या खत्म हो सकता है 3 महीने में सिलेबस? ये एक्चुअली जो है जैसे कि मैंने बोला मेरा फर्स्ट ईयर टाइम था, तो जब मैंने जीएस थोड़े बहुत पढ़ा तो उसके बाद मुझे लगा मैं आपसे मुझे होता हूँ, तो उस टाइम मेंस के एग्ज़ाम को मैं हाल ही में वो यूट्यूब तो जब मैंने यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज़ देखने के बाद मैं अच्छी बात है कि लेकिन आपको चेंज होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे मैं गलत है या ये गलत बता रहे हैं कि इसके लिए चेंज नहीं इसके लिए इसके लिए टीचर बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन योजना है। तो मुझे कंस्ट्रक्शन योजना भी करनी थी, तो योजना किसी अकाउंट में कोशिश करी। तो मैंने सारी जो उनकी यूनिवर्सिटी में बनाई थी, मैं सोचा कि मैं खुद से सेल्फ स्टडी करूँगा, मैं उसी हिसाब से मैं करूँगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास 1.5 महीना है ऑप्शन के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन-सा कोर्स किया है, तो आप उसको कितनी आपकी पकड़ है, कितना आपका इंटरेस्ट है। तो मैं बोलूँगा मिनिमम 1.5 महीना, वो इसलिए कि अगर जिसका पहला है, तो अभी क्योंकि मेरे सामने वाला है उनके बाद, तो ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आपने स्ट्रैटेजी कुछ और सोची हो कि हमारे लिए करनी है, क्योंकि मैंने ये नहीं किया और मुझे पता है मैंने वो कैसे किया है। मैंने वो दिन रात एक किया, तो आप दिन रात कर सकते हो, तो फिर ये रिस्क लेना है, फिर आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए, वो उस तरीके की आप डिसाइड करना है कौन सा कंटेंट बेटर है। तो वो भी डिसाइड उन्होंने पहले कर दिया था, तो उनके पास नोट्स थे तो वो उन्होंने यूटिलाइज़ किए, डे नाइट जैसे सर बोल रहे डे नाइट करके 1.5 महीने में सिलेबस एंथ्रोपोलॉजी का खत्म किया। तो इट मीन्स यू कैन डू इन 3 मंथ्स प्रोवाइडेड कि आप किस तरीके से कंटेंट आपके पास है और किस तरीके से यूटिलाइज़ आप कर रहे हैं। तो सर मैं एक पॉइंट ये भी ऐड करूँगा कि रिसोर्सेज अपने बड़े अच्छे से चुनिए, क्योंकि मैंने पहले भी एक जगह मेंशन किया था कि द प्रॉब्लम विद ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लैक ऑफ रिसोर्सेज बट ओवरफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। एक अगर आप एग्जाम पे जाएंगे या फिर अगर आप कोचिंग में जाएँ, इतनी ज़्यादा मटेरियल हो गया है, इतने ज़्यादा कुछ है कि इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं किससे बात करूँ। लेकिन मेरी बात ये तो अगर आपको 4 दिन सही मटेरियल चूज़ करने में लग गए सारे नोट्स के लिए, तो कोई बात नहीं, वो पे बैक कर देगा। लेकिन आप मटेरियल जो चूज़ करेंगे, इवन अगर आपको कोई बोलता है उसके बाद कि ये छोड़ के दूसरा पढ़िए, आप वो नहीं करिए, करिए उन चीज़ों को, सक्सेस आप काफ़ी अच्छे काफ़ी टाइम से आई हुई हैं तो आई डोंट नो दिस पर्सपेक्टिव में और मुझे लगता था कि शायद कुछ टाइम में उसके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतने साल से भी मेहनत कर रही है तो इस वजह से मैं थोड़ा टाइम हार
तो शायद मैं करूँगा। तो जो इंटरव्यू जब शेड्यूल आया तो मेरा सेकंड डे भी था, तो मुझे याद है कि कुछ पहले भी मैंने आपको कॉल की थी और हमारी डिस्कशन हुई थी इस बारे में कि क्या-क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए। हालाँकि वो एक दिन पहले मैंने आपको कॉल की थी, लेकिन उसमें से मैं यही बोलूँगा कि 3-4 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे काफ़ी हेल्प किए और जो इंटरव्यू में भी सेम चीज़ थोड़ी पूछी गई थी। उसी टाइम पे चल रही है। तो इंटरव्यू से उतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। वो आपकी नर्व्स टेस्ट करते हैं तो बेसिकली आप कहाँ पे मतलब आपका थिंकिंग थॉट प्रोसेस क्या है और आप कितनी एथिकल हो, आप किस कैसी सिचुएशन में कैसे डील करते हो। जैसे मेरा मुझे याद है इंटरव्यू का एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने मुझे काफ़ी क्वेश्चन कहा कि जब हम डेली का इम्यूनिकेशन प्रोजेक्ट तो डिस्कस भी हमने किया था पिछले दिन। सर टारगेट जेके एग्जाम्स का क्या योगदान रहा आपकी इस प्रिपरेशन में? बेशक हमारा इतना ज़्यादा योगदान नहीं रहा है, बट स्टिल आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं यही बोलूँगा कि जैसे आप सेंटर की जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो रोड एफेक्ट हो तो वो भी अच्छी हैं, लेकिन जब हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टेट स्पेसिफिक, तो वो उनको इतना नहीं पता होता कि आपकी स्टेट में क्या चल रहा है या फिर फोकस पॉइंट्स क्या होने चाहिए। तो जीके रिलेटेड जो भी था हमारे स्टेट के रिलेटेड यूपी के रिलेटेड, तो वो मैंने आपके चैनल से ही करा था और मैं स्टूडेंट्स सभी के ही सजेशन दूँगा कि सबसे जो चैनल है काफ़ी देखिए एग्जाम वो काफ़ी अच्छा है, आप विजिट करके देखिए तो हेल्पफुल है। सर थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी फैमिली को, आपके रिलेटिव को, आपके चाहने वाले सभी लोगों को हमारी तरफ से टारगेट जेके एग्जाम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर अगर 2022 का एग्जाम क्लियर नहीं होता तो आपके पास ऑप्शन क्या रह जाता है? क्योंकि ये हर एक कैंडिडेट के माइंड में कहीं ना कहीं ये चलता होगा कि अगर नहीं हुआ तो आप क्या करें? ये एग्ज़ाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो जैसा कि मैं 2018 में पास आउट हुआ था, तो 22 की मैंने पहली अटेम्प्ट की। तो 4 साल में मैं मेंटली काफ़ी प्रिपेयर था, मुझे पता था कि इस तरफ अगर मैं जा रहा हूँ, तो मैंने जैसे शुरू में मेंशन किया, मैं खुद को फाइनेंशियली स्टेबल इसलिए करना चाहता था कि इन केस अगर मुझे इसमें 3 से 4 साल या फिर 5 साल भी लगते हैं, तो मैं देने को तैयार हूँ। तो लिटरली मैं इसी बात का विकल्प कर दिया, अदरवाइज़ मैं मतलब इनका अल्टरनेटिव ये है कि उन्होंने अपनी क्लिनिक भी है वहाँ पे भी और तो अल्टरनेट इनके पास प्लान बी जिसको बोलते हैं हम, तो प्लान बी ऑलरेडी था। तो कई कैंडिडेट इस बार बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे ही हुए हैं जैसे इल्का हसन जी हैं, तो अभी उनका कोई एंटरप्रेन्योर वगैरह था। कहीं ना कहीं प्लान बी हर एक कैंडिडेट आज की डेट में खोजता है, तो वो आपके पास होना भी चाहिए। जब तक आप इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है तो बाकी चीज़ें रहती हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर, आप एस्पिरेंट जो हमें देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या एक मैसेज रहेगा? उनके लिए भी जिनका नहीं हुआ इस अटेम्प्ट में, उनके लिए क्या रहेगा? और जो अपकमिंग कैंडिडेट्स जो अपियर होने वाले हैं उनके लिए क्या रहेगा? चाहे वो 2023 के लिए है, 24 के लिए है, उनके लिए आपके लिए क्या कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होंगे? जैसे मैं पहले भी ये बोल रहा हूँ मैं ये ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। तो ये जब रिजल्ट आया मीन्स का और इंटरव्यू के लिए कॉल की, तो मैं भी काफ़ी टेंशन में था और जब फाइनल रिजल्ट भी आया तब भी मैं डाउटफुल था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो उस टाइम मैं ये सोचता था कि बच्चे जो इंटरव्यू के लिए गए थे वो सारे लेडीज़ हैं, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में जो आने के लिए वो होता है उससे दूसरे भी होंगे। बाकी सबकी वैल्यू मायूसी होगी क्योंकि लास्ट डे तक हर एक घर को यही लगता था उनकी फैमिलीज़ को कि ये बच्चा ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली काफ़ी बच्चे रह जाते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है जो बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइन। आप बहुत आगे तक पहुँच चुके हैं, खुद पे ट्रस्ट रखिए, दोबारा खुद को रिपोर्ट करिए और आपको काफ़ी आगे जाना है अभी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि शायद हम यहाँ पे बैठ के आपकी सिचुएशन नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन ये जर्नी ही ऐसी है कि आपको दोबारा उठना पड़ेगा और मैं ये करूँगा कि आप यूपीएससी में जाओ, इस साल जो ये वाला केस है इसमें क्वालिफाई करो या फिर अच्छी जगह पहुँचोगे। लेकिन बस ये है गिव अप मत करिए और कंटिन्यू करते रहिए। और दूसरा मेरा मैसेज रहेगा हमारी जो रैंक 1 है, जब मैंने देखा कि वो इस बार फिर से फीमेल है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। जैसे कि हम देखते हैं कि पेट्रियार्कियल सोसाइटी जो हमारी है, तो इसमें वुमेन्स जो हैं वो हमेशा एक उनको
पीछे रखा गया था, तो बहुत अच्छा लगता है आपके जो रील्स आप दे रहे हैं। तो थैंक यू करूँगा मैं सर का भी, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा ये कि आपको लगे कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, उनके सामने बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि जो भी मैंने जेके के लेकर पढ़ा है, जम्मू कश्मीर के लेकर, तो मैंने सबके टेलीग्राम चैनल से पढ़ा है। तो मैं आपको भी यही बोलूँगा, क्योंकि अगर हमने बाकी जो करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो हमें काफ़ी सोर्सेज मिल जाते हैं, जैसे कि पी 65 होते हैं या फिर काफ़ी कंपाइजेशन होते हैं। लेकिन जब हम जेके स्पेसिफिक जाते हैं देखने, तो हमें कोई अच्छा जेके नहीं मिलता। तो जो आपकी करंट अफेयर कंपाइजेशन हैं, और जो भी आपने न्यूज़ वगैरह और इंस्टीट्यूट वगैरह जो आप शेयर करते हो, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। देखिए डिस्कशन, टॉपर्स डिस्कशन में हम बाकी टॉपर्स को भी लाते रहेंगे इसी तरह से। और आज की डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।